हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सब पूर्वक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस में 2025 में आया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी और सामाजिक विषय के बारे में पढ़ लिया था, जिनके मॉडल पेपर जो कि विगत 2025 में आए हुए क्वेश्चन थे। तो आज हम लोग चलेंगे विज्ञान में, पढ़ेंगे 20 वह क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है कहलाता है। ऑप्शन ए करा है गोली दर्पण, ऑप्शन बी करा है त्रिज्या, ऑप्शन सी करा है गोलीय लेंस, ऑप्शन डी कह रहा है आपका समतल दर्पण। तो यहाँ पर ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी होगा गोलीय लेंस। आइए आज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यहाँ हमें दर्पण बताना है। ऑप्शन ए का रहा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी का रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन सी का रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी का रहा है सभी। तो बता दें प्यारे बच्चों कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु या बिंब रखा हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए कह रहा है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन सी कह रहा है आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन डी कह रहा है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो बता दें भाई प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आज का चौथा क्वेश्चन है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन ए का रहा है जरा दूरदृष्टता, ऑप्शन बी का रहा है समंजन, ऑप्शन सी का रहा है निकट दृष्टि, ऑप्शन डी का रहा है दीर्घ दृष्टि। तो इसे हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ऑप्शन बी सही होगा। आज का पांचवा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आजकल मिलान वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो कॉलम ए में दी गई राशियों को सुमेल करना है कॉलम बी में दिए गए राशियों की मात्रा से। तो यहाँ कॉलम ए में दिया है विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति और प्रतिरोध। और ऑप्शन बी में दिया है मात्रक एम्पियर, वाट, ओम और वोल्ट। तो पहले हम आपको मात्रक बता दें प्यारे बच्चों कि विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो अगर इस कॉलम को मिलान किया जाए कि पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का क्या हो जाएगा आपको? तो चौथे का आप देख रहे हैं कि तीसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्या सही होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का छठवां क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास में समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। ऑप्शन ए कराए 1:2, ऑप्शन बी कराए 2:1, ऑप्शन सी कराए 1:4, ऑप्शन डी कराए 4:1। तो यहाँ पर बता दें ऑप्शन सी होगा। तो उत्पन्न ऊष्माओं का जो अनुपात होगा 1:4 होगा।
आइए आज का 7वां क्वेश्चन देखें। 7वां क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए करा शून्य होता है, ऑप्शन बी करा इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी करा इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी करा सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। आइए आज का 8वां क्वेश्चन देखें। यहाँ पर आपको दिखाया गया है बेंजीन का संरचना सूत्र और पूछा है इसमें कौन सही होगा। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होता है एकांतर क्रम में होता है और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो देखिए ऐसी घटना कहाँ पर मिला है, ऑप्शन सी में मिल रहा है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। आइए प्यारे बच्चों वापस आज का 9वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है CH4 तथा C2H6 पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है CH3OH CH3COOH, तीसरा कह रहा है C2H6 तथा CH3OH और चौथा कह रहा है CH3OH तथा C2H5OH। तो यहाँ पर पहला और चौथा सही है, तो पहला और चौथा सही है। तो यह कॉलम कहाँ मिल रहा है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में कह रहा है पहला और दूसरा सही है, बिल्कुल नहीं। बी में कह रहा है पहला और चौथा सही है, तो पहला और चौथा सही, तो यही ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का 10वां क्वेश्चन देखा जाए। पृथ्वी के भूपर्टिक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अयस्क कहा जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है गैंग कहा जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है खनिज कहा जाता है, ऑप्शन डी कह रहा है धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, ऑप्शन बी कह रहा है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, ऑप्शन सी कह रहा है मुंह का पीएच मान 7 होने पर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, मुंह का पीएच मान 5.5 कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है अभिकथन है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए कह रहा है। तर्क दिया है जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दोनों अभिकथन और तर्क सही है तथा तर्क सेकेंड में कह रहा है सही है तथा तर्क। अब सेकेंड में कह रहा है अभिकथन का स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन भी कह रहा है अभिकथन और तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन ये है कि अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, तो ऑप्शन सी कर रहा है। ऑप्शन डी कर रहा है कथन तथा तर्क दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। आइए आज का 13 क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर यानी AOH है, आगे कोई पदार्थ क्रिया है और आगे CH3COO यानी A+H2 बन रहा है। कुल ऑक्सीजन की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है दाहिनी ओर प्यारे बच्चों? 3 और इधर बाईं ओर 1, तो 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, वो यौगिक हमें लेना है। और यहाँ पर और देख लें कि 2 ठे कार्बन दिखाई दे रहा है, तो 2 कार्बन होना चाहिए। अगर डी ऑप्शन लेते हैं तो 3 कार्बन है, सी ऑप्शन लेते हैं तो 2 कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा, CH3COOH एस्टिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टिक एसिड से क्रिया कराता है तो सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है, तो वहां पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पर भी CH3COOH भरा जाएगा। आइए आज का 14 क्वेश्चन देखा जाए।
14वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग है। ऑप्शन ए कह रहा है नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़ा। ऑप्शन बी कह रहा है नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ कुपकाएं। ऑप्शन सी कह रहा है कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़ा। ऑप्शन डी कह रहा है नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कुपकाएं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही का चयन कीजिए। कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण है मानव पुरुष में यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कथन सत्य है पर कारण असत्य है। ऑप्शन डी कह रहा है कथन असत्य है पर कारण सही है। यहाँ पर हम बता दें प्यारे बच्चों कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है कि दोनों बातें सही कही गई हैं। और किसी भी बच्चे के जन्म होने के लिए पुरुष का जो 24वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई वही उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का देखें विद्युत आवेग का प्रवाह है। तो इसमें देखिए फिगर ए बी सी डी दिया गया है। तो इसमें सही फिगर आपका ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। आवेश प्रवाह का सही जो फिगर होता है ऑप्शन सी सही है। आइए आगे देखें थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण में लौह अयस्क होता है। यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं का उपापचय को नियंत्रित करता है। सी कह रहा है थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए थायरॉक्स ग्रंथियों को आयोडीन की आवश्यकता होती है। डी कह रहा है थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह कथन सही नहीं है मतलब गलत है। आइए आज का 18 क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। ऑप्शन बी कह रहा है प्रांकुर, मूलांकुर, बीज पत्र और ऑप्शन सी कह रहा है प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। ऑप्शन डी कह रहा है प्यारे बच्चों मूलांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर। तो बता दें कि यहाँ ऑप्शन सी सही होगा प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर क्रम में होते हैं। आइए आज का 19 क्वेश्चन देखा जाए। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। थर्ड कह रहा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। ऑप्शन 4 कह रहा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी कह रहा है पहला और तीसरा सही है। तो और ऑप्शन सी कह रहा है दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पर बता दें ऑप्शन ए सही होगा। इसमें पहला और दूसरा कथन ही सत्य है। आइए आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखा जाए कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो ये जो तीसरा स्तर पूछा गया है तो ये कह रहा है मांसाहारी प्राणी होंगे, बी कह रहा है शाकाहारी प्राणी होंगे, सी कह रहा है अपघटक होंगे और डी कह रहा है उत्पादक होंगे। तो एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर सदैव मांसाहारी प्राणी होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम इसी तरह बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आते रहेंगे प्यारे बच्चों। इसके साथ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हम पढ़ के बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि जिसको देख लो अपना घर पर करना। तो इसमें है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष वह दोष होता है
जब मनुष्य को कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है या किसी वस्तु को स्पष्ट देखने में असमंजस की स्थिति होता है तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य रूप से दृष्टि दोष को 4 भागों में बांटा गया है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अंधकता, वर्ण वक्ता, ये सब हमारे आंख के दोष होते हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता होती है। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? तो बता दें कि इंद्रधनुष के बनने के कारण नमी का होना और वायुमंडल में कणों का होना आवश्यक होता है। तो वर्षा के दिनों में ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि उस समय मौसम क्या होता है, नमी युक्त होता है, जिसके कारण कण उस पे चमक जाते हैं, जिसके कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वह एक प्रिज्म की तरह कार्य करने लगता है। प्रश्न 2 है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश के किरणों को लेंस के फोकस पर अभिकेंद्रित करती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, तो देखिए प्यारे बच्चों कि हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी विभाग में करते हैं तथा उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी चलाते समय वाहन के रूप में करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसी 4 ओम के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो देखिए W बराबर V स्क्वायर बटे R होता है, तो R दिया हुआ है, तो आपसे विभवांतर पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो V बराबर 100 गुणे 4 कर देंगे 400, उसका वर्गमूल ले लेंगे तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 का वर्गमूल 2 और 100 का 10 हो जाएगा, तो इस प्रकार 20 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल है, 20 ओम के प्रतिरोध को कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो आई स्क्वायर RT हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 25 25 गुणे 600 कर देंगे तो 25 छक्का 150 15,000 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 15,000 जूल। तो सवाल के ऐसे समझिए कि धारा का स्क्वायर कर देंगे, प्रतिरोध का गुणा कर देंगे, क्योंकि आई स्क्वायर RT होता है, तो आई स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 हो जाएगा, R का मतलब 20 हो जाएगा गुणे में, और समय 30 सेकंड दिया है, उसका गुणा कर देंगे। आज का चौथा क्वेश्चन है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? तो अगर 2 चुंबकीय रेखाएं अगर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो उस बिंदु पर 2 दिशाएं दिखाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए 2 रेखाएं कभी भी चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुण को लिखे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कई गुण होते हैं, जिसमें हम 3-4 गुण आप लोगों को बता देते हैं प्यारे बच्चों, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वे नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाती हैं। ये परस्पर समांतर होती हैं। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है वहां पर ये चुंबकीय रेखाएं पास पास होती हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है वहां पर चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती हैं, और जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है वहां चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यह चुंबकीय रेखाओं के गुण के बारे में हुआ। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो आरोपित बल कर रहा है, तो यह बराबर IBL साइन थीटा होता है। तो साइन का मान अधिकतम जब होगा तो साइन का अधिकतम मान 90 डिग्री पर होता है, तो जब साइन थीटा का मान 90 डिग्री होगा उस समय बल लगने वाला अधिकतम होगा। फ्यूज तार विद्युत संधारित्रों के बचाव
किस प्रकार करता है, तो फ्यूज तार के माध्यम से जब अधिक हीट उत्पन्न होता है तो फ्यूज उड़ जाता है और इस प्रकार संधारित्र का बचाव करता है। अगला क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका का उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं का अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो ये आप लोगों को करने लायक है प्यारे बच्चों, इसको बताने लायक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट में है, कर निम्नलिखित में संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। जब हम जिंक से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। दूसरा है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया कराता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया गैस बनाता है तो N2+3A2 क्रिया करके 2NH3 बना लेगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु की दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका भी रिएक्शन बंद हो सकता है भाई, कि हाइड्रोजन सल्फाइड पर जब अथवा जल की क्रिया कराएंगे तो इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्रश्न संख्या 6 है प्यारे बच्चों, कि निम्नलिखित का कारण में प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि ये धातुएं बहुत ही कीमती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और इसमें आघात वर्णनीयता का गुण पाया जाता है और यह कीमती धातु होने के कारण ही ये गहने या आभूषण या ज्वेलरी के रूप में होता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है जिससे इसका निष्कर्षण आसानी से हो सकता है। ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं? ससंयोजी आबंध के दो लक्षण लिखिए। ससंयोजी आबंध में क्या होता है कि यह परस्पर इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। इसमें ससंयोजक आबंध बनने के कारण इनको तोड़ना आसान नहीं होता, इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बड़े आसानी से ससंयोजक आबंध बनाकर अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। अब आइए 7 का सेकंड देखें, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो CH3 CH2 CHO को 3 कार्बन का है जिसको हम प्रोपेनल कहते हैं। CH3 CO CH3 को हम एसीटोन कहते हैं या इसी को प्रोपेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेनोन। साधारण नाम तो एसीटोन है लेकिन IUPAC नेम प्रोपेनोन होगा। अब कह रहा है कठोर जल साबुन में उपचयित करने में झाग का निर्माण को समझाइए। तो कठोर जल में साबुन से झाग कम आता है जबकि मृदु जल में जब साबुन का उपयोग करते हैं तो उसमें झाग ज्यादा बनते हैं। तो उसका यही कारण है कि कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फाइड के तत्व होते हैं जो आसानी से नहीं घुलते हैं जिसके कारण झाग नहीं बन पाता है। आइए आज का आगे का क्वेश्चन देखा जाए प्यारे बच्चों। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए कह रहा है कि विकृत गंध का रेडॉक्स अपक्रिया, एस्टरीकरण अपक्रिया। तो ये सब आप लोगों को याद करना चाहिए प्यारे बच्चों। जो भी विद्यालय के नोट्स लिखवाए हों आप उसका सहयोग ले सकते हो और ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया में। रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरी पदार्थ तत्व का अपचयन होता है। उस अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, या वह अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अपक्रिया होती है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। स्टरीकरण, जब ईस्टर के साथ अपक्रिया कराते हैं या एस्टर का जल और अल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो स्टरीकरण अपक्रिया कहलाता है। जैव निम्नलिखित में गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ के बीच में अंतर समझाइए। यह बायो का क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद करना चाहिए प्यारे बच्चों। 9वां है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए आपका चित्र बना है, उन ग्रंथियों का आपको नाम लिखना या दर्शाना है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार इस पर 4 नंबर है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्दांश के ऊपर का उत्तर दीजिए। तो यह गुणसूत्र का निर्धारण अभी हम ऊपर पढ़ा ही चुके हैं, ये बता दें। मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है। पुरुष का जो 24वां
गुणसूत्र होता है यक्ष वाई होता है, जिसके कारण अगर यक्ष पुरुष का वाई और महिला का यक्ष होता है तो यक्ष वाई बनने से लड़का बनता है। अगर पुरुष का यक्ष और महिला के यक्ष से संयोग करता है तो लड़का बनता है। तो यह है संयोग। आज का 11वां क्वेश्चन, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। इसमें मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत बनाना है प्यारे बच्चों। तो इसका सचित्र वर्णन बनाकर वर्णन कर देना है। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए और उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड आदि के बारे में दिखाइए। इस प्रकार यह 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नाइस।